जो वो क्वेश्चन किया था ना, उसको क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक और भी है और एक टेक्निक और भी है। मतलब कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, उसे करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो एक तरीका और भी है। तो एक्चुअली वो क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था कि नॉर्मली क्या होता है, कई बार ना हम एक तो प्रोग्रामिंग होती है कि नॉर्मल देखो प्रोग्राम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो जस्ट ये एक वे है कि इस क्वेश्चन को इस एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है। यहाँ आए न्यू, शिट गलती से क्लिक हो गया, यहाँ आए दिया सम ऑफ 10, नाम है ओके किया, यहाँ है इंटीजर नम और सम नाम के मैंने दो वेरिएबल लिख दिए, ठीक है। सम की इनिशियली वैल्यू मैंने ले ली 0, लिखा कंसोल डॉट, प्रोडक्ट लेंगे फिर क्या होगा, 0 में की बात है प्रोडक्ट में, तो अभी तो सम ले रहे हैं, अभी तो यार सम ऑफ 10 नंबर कर रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं, वो एक लॉजिक लेटर ऑन लीव करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझो कि यहाँ मैं क्या करवाना चाहता हूँ, एक ट्रिक समझो। ये लिया, मैंने एक नंबर इनपुट कराया, ठीक, ये लिया। अब मैं करता हूँ जो सम के अंदर वैल्यू आई ना, वो नम की वैल्यू को सम में ऐड कर दूँ। और 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें कुछ ऐड करो तो वही नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसी लाइन को मैं टेन टाइम्स लिख दिया, अब शो करता हूं, तो यार अब इसमें और उसमें लॉजिक में फ़र्क क्या हुआ, वहाँ आपने 11 वेरिएबल्स यूज़ किए थे, मैंने वही काम 2 वेरिएबल्स यूज़ करके करता हूँ, ठीक है। ट्रिक समझ में आई। अब प्रोडक्ट की जगह क्या लूँगा मैं यहाँ, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके वही नंबर मिले, और वो क्या होगा, वो बन जाएगा, ठीक है। उसका लॉजिक पीछे ही है, क्लियर ये एक्सपेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास, जैसे मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, इधर देख चेकआउट कर लो, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में मेरे पास क्या आते हैं, एक आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो यहाँ नहीं, ये क्या है, मतलब मुझे पता नहीं किस बात की वैसे, ठीक है। यहाँ ट्रिपल इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। अब ये लिया, अब ये क्या करता है, इसको 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं कंपैरिजन करने के लिए, मैंने ऐसे लिया, तो आप 2 वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न बुलियन, यानी या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एक बूल वेरिएबल लिया, आंसर इज इक्वल टू सम, अगर ग्रेटर देन 50 है तो जो आंसर आएगा लिख दिया कंसोल डॉट राइट आंसर, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दिखा दे मुझे। यानी मैंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन मैंने क्या बताया, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, तो मैंने इसके आगे एक वेरिएबल रख लिया बुलियन टाइप का, तो जो ये वैल्यू देगा वो इस आंसर में आ जाएगी, फिर उस आंसर में जो भी आया होगा वो ये वाला सब है ना यार,
हाँ, जो ऊपर से आ रहा है। अच्छा, यानी 55 आएगा तो अभी 55 क्यों, वो तो डिपेंड करता है नंबर क्या डाल रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि वो 55 ही रहेगा हमेशा। हाँ ठीक है, ट्रू आ गया। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो फॉल्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स। अब डिसीजन स्टेटमेंट क्या होती हैं? जो सम प्लस कैसे मतलब? सम इज इक्वल टू सम प्लस नम कर सकते हैं। कर सकते हो, अच्छा ठीक है। वो तो मैंने तो बताया था ना, पर अपनी आदत में रखो कि ऐसा यूज़ करना, वो थोड़ा फास्ट चलता है ये वाला। ठीक है, अब डिसीजन स्टेटमेंट में पहली डिसीजन स्टेटमेंट आती है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है, आप इफ लिखो, ठीक है, और एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, अब बुलियन एक्सप्रेशन, अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू देगी तो इट रन या इट एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगी। तो वो हम एक इफ का डेमो करते हैं। यहाँ लिया एक इंटीजर एज, कंसोल डॉट राइट एज लिया, इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, इफ एज लेस देन 0 तो मैसेज आ जाए ये मैसेज आ जाए। अब अगर इसमें चलाऊं, अगर मैं 5 डालता हूं तो कुछ नहीं आएगा, पर लेकिन आपने नेगेटिव कोई वैल्यू डाल दी तो इनवैलिड एज एंटर शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इफ का पार्ट, पर लेकिन एक खास बात है, अगर इफ में एक ही स्टेटमेंट आ रही है तो ये ब्लॉक ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक कैसे काम करेंगे? इफ का पार्ट ही माने जाएंगे। चलाया, ठीक है, यानी सिंगल स्टेटमेंट भी ये है, पर लेकिन एक बेटर अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप लिखो। ठीक है, पर लेकिन आपको ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वो नॉर्मली ये छोड़ के तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इफ। एक हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट होती है इफ एल्स। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? आप इफ लो, बुलियन एक्सप्रेशन दो, मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट लिखो जो बुलियन रिजल्ट देती हो, फिर एक एल्स पार्ट बनाओ। अगर कंडीशन ट्रू है तो इट एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, अदरवाइज फॉल्स पे ये चलेगा। तो हम एक बार चला कर देखते हैं, इफ एल्स का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। यहाँ एक लिया n1 n2, एंटर फर्स्ट नंबर, n1 in dot parse console dot readline, n2 और यहाँ लिया सेकेंड नंबर। ठीक है, दोनों में वैल्यूज डल गई। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ, n1 क्या ग्रेटर देन n2 है। मैसेज है कंसोल डॉट राइट लाइन, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, एल्स चल कल देख लेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट ये लिख, ठीक है, चलाया। तो अगर मान लो मैं डालता हूँ 5 6, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। अगर मैं डालता हूँ 7 to 3, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। मैं रन करता हूँ 7 7, अब क्या आएगा? चलो कोई नहीं,
सेकेंड। अब देखो होगा क्या, n1 में गया 7, n2 में गया 7, कंडीशन चेक हुई, क्या 7 ग्रेटर देन 7 है, यस और नो? नो, तो एल्स पार्ट में गया, क्या आंसर आएगा? सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। तो इस चीज से संभल के, तो इस केस में बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू का कंपैरिजन देना पड़ेगा। तो यहाँ है इफ n1 इज इक्वल टू n2, पहले कंपैरिजन किया, लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, तब आ जाए बोथ नंबर आर इक्वल आ जाए, और ये वाला पार्ट ना इसके एल्स में हो, और इस पार्ट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक हो? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। मतलब थर्ड जो हमारे पास इफ एल्स आता है वो आता है नेस्टेड इफ एल्स। लिखा, तो अब ये चलाया, आ रहे हैं उस पर भी। ठीक है, जैसे 13 डाला, 13 डाला, आंसर आ गया बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, यानी अब हर केसेस को ये इन्वॉल्व करके चल रहा है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, तुमने इनपुट 3 नंबर्स करने हैं, एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये करना है, ठीक, एक क्वेश्चन करना है इनपुट 10 नंबर्स एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट। ठीक है, अब क्या है, जो इनपुट 3 नंबर और उसमें फाइंड आउट लार्जेस्ट करना है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं, सपोज कर लो हमारे पास ये 3 नंबर हैं। ठीक है, एक केस ये है कि जब आपने 10 10 10 डाल दिया तो मैसेज आना चाहिए ऑल 3 आर इक्वल, मतलब तुम्हारा प्रोग्राम ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। एक अगर मान लो यहाँ 10 आ गया और यहाँ आ गया 5, तो क्या आंसर आना चाहिए? तब आना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड आर लार्जेस्ट। भाई हमें लार्जेस्ट निकालना है, इक्वल थोड़ी निकालने हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन आ गई यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ 10, तो आ जाए सेकेंड एंड थर्ड आर लार्जेस्ट। अगर ऐसे आ गया 10 5 10, तो आ जाए फर्स्ट एंड थर्ड आर लार्जेस्ट। ठीक, अगर ये 5 6 7 आ गया तो आ जाए थर्ड इज लार्जेस्ट। ठीक, अगर आ गया 6 7 5 तो सेकंड इज लार्जेस्ट। अगर आ गया 7 5 6 तो फर्स्ट इज लार्जेस्ट। तो तुम्हारा प्रोग्राम इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करके चले, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, तुमने 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं। ठीक है, और वो 3 नंबर्स क्या हो, मैं डाला एक आए तुम्हारे पास ईयर इनपुट करने के लिए, फिर मंथ इनपुट करने के लिए, फिर डे इनपुट करना। ठीक है, अब जो ईयर है इट शुड बी रेंज बिटवीन 1900 टू 2013, मीन इसके बीच में ही रहे, इसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्ट ही ना करे। अगर आप इसके बीच में कोई वैल्यू, इससे बाहर कोई वैल्यू देते हो तो वहीं पे प्रोग्राम बंद होके प्रोग्राम वहीं पे मैसेज दे दे इनवैलिड इनपुट, और वहीं पे स्टॉप हो जाए, मतलब आगे बढ़ने ही ना दे। क्लियर? और पर बात आती है फोर्सली प्रोग्राम से कैसे बाहर आओगे, तो स्टेटमेंट यूज होती है रिटर्न। रिटर्न यूज्ड एज एग्जिट स्टेटमेंट फ्रॉम अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन से बाहर निकलना है तो उससे निकलने के लिए एग्जिट स्टेटमेंट का काम करेगी। क्लियर इतनी चीज? ठीक, अब मंथ में चेक लगना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन
1 to 12। अगर मान लो वो इसको भी क्वालिफाई कर जाता है तो डे डालने हैं और डे भी किस हिसाब से डालने हैं, उसकी टोटल 3 कंडीशंस होंगी। अगर फरवरी हुआ तो फरवरी में चेक होगा लीप, अगर लीप यस है तो रेंज होगी 1 to 29, अगर नो है तो 1 to 28। अगर हुए आपके मंथ 1, 3, 5, 7 तो उसका 9 आता है, जिसमें 31 होते हैं। 31 नहीं सर, 8 होएगा, अगस्त और जुलाई में सेम होते हैं। 8 फिर आ गया 10 फिर 12, तो इसमें रेंज होनी चाहिए 1 to 31। अदरवाइज अगर आपका बाकी जो बचे 4, 6, 9 और 11, इसमें रेंज होनी चाहिए 1 to 30। तो ये चेक्स परफॉर्म करना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, वही 4 से डिवाइड वाला, वही पुराने वाला, कोई नया लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर इसमें ऐड और यूज कर सकते अभी देखते हैं, हैं, ये काम आएगा फिर नहीं हो सकता। लंबा हो जाएगा वो। चलो देखता हूँ, अगर आज पढ़ा दिए मैंने तो कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ाए तो नहीं कर सकते। वैसे मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन बेटर तभी है कि तुम दोनों तरीकों से करके देखो, मतलब लॉजिकल से भी करके देखो और नॉर्मल भी करके देखो। पर तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जिन्हें ये लगाने आते हैं ना वो प्रोग्रामिंग में कामयाब। और प्रोग्रामिंग में है क्या, घूम फिर के इफ एल्स ही पढ़ता है, स्विच केस पढ़ता है और लूप पढ़ता है, यही क्वेश्चन होते हैं और क्या है। बाकी कोड तो स्टेटमेंट रिटर्न है, गो टू भी तो है, गो टू रिटर्न। तू स्टेटमेंट में मत पकड़, ये तो तेरे को हेल्प करने के लिए है, एक सिंटेक्स है, जहां रिटर्न लिखेगा वो वहीं से बाहर, बस बाकी तुम्हें नहीं सोचना, मतलब स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम वहीं से बाहर हो जाएगा। अभी करके दिखा दूंगा मैं, अभी यूज करके दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इतना फंडा समझ में है। अभी ये मैंने किया नेस्टेड इफ एल्स। एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, इनपुट अ कैरेक्टर एंड फाइंड आउट इट्स वावल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वावल और कॉन्सोनेंट में चेक करना है। यहाँ आए, क्या हुआ? तो वो बोला तो था उस दिन मैंने कि सी शार्प स्टार्ट होगी, पर 1-2 दिन तो मेरे ख्याल से 2 दिन तो थ्योरी चली है कि डॉटनेट क्या होती है, उप्स क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। मतलब कल पहला प्रोग्राम हुआ है, मतलब कल ये लगा लो कि कल पहला लेक्चर हुआ है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल करवाया। ठीक है, तो जैसे यहाँ आया मैं, अब मुझे कैरेक्टर इनपुट कराना है तो उसके लिए मैंने क्या लिया, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसमें लिया कंसोल डॉट राइट एंटर एनी कैरेक्टर, ch इज इक्वल टू कैट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। सर अगर खाली रीड करें तो कैरेक्टर रीड करेगा, क्या करे? कंसोल डॉट नहीं, वो रीड इंटीजर फॉर्म में लिखा था, फिर कास्ट करना पड़ेगा, तो बेटर रीड लाइन ही है, उसी को यूज करो। अब मेरे को क्या कंपेयर करवाना है? सर नंबर में यहाँ इंट लिखेंगे और कैरेक्टर में क्या है? हाँ, नहीं तो अदरवाइज वो और फ्लोट एक लेंगे तो एक फ्लोट। हाँ तो फ्लो, नहीं तो फिर वो लिखो कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर, वो कन्वर्ट वाला नहीं 32 नहीं होगा, कैर यहाँ 32 वाला थोड़ी है, यहाँ तो कैर के 2 बाइट्स है ना, कन्वर्ट डॉट इनटू 2 कैरेक्टर। नहीं तो एक डू वन थिंग कन्वर्ट लिखो, 2 आ गया। इस चीज को कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर ये इंटेलिजेंस कभी ना आए तो प्रेस कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इज शॉर्टकट टू एक्टिवेट इंटेलिजेंस। ठीक है, नहीं तो एक दूसरा भी होता है, राइट क्लिक करो, इंसर्ट स्निपेट। कौन सा स्निपेट करना है? विजुअल सी शार्प का क्या बनाना है? मैंने कहा इफ का कोड आ जाए, तो ऐसे इफ का लिखा आ जाए। तो इसमें तो बहुत टाइम हो गया, इतने तो टाइप ही कर रहे हैं बंदा। ठीक है, पर ये इसमें भी काफ़ी सारी ये चीज़ें। तो लिखा इफ ch इज इक्वल टू, अगर a है तो मैसेज आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन इट्स वो। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो एल्स
ई से कंपैरिजन किया, एल्स आई से कंपैरिजन किया, एल्स अगर इसका एल्स किया तो ओ से कंपैरिजन किया, एल्स आया तो यू से कंपैरिजन किया। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो एल्स इट्स नॉट वावल। ये मैंने लिख चला कर देखें, करेक्टर डाला ए इट्स वावल, कुछ छोड़ डाला एफ इट्स नॉट वावल। अगर मान लो मुझसे गलती से ए आ गया तो क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस में डिफर करता है। पर लेकिन इसमें एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि यार इसमें तो बहुत सारे केसेस मुझे चेक करने पड़ेंगे। दूसरा, आप ए ई आई ओ यू चेक कर रहे हो, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है इफ के अंदर काफी कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है। तो इस कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए ना एक डिसीजन स्टेटमेंट और बनाई गई है, और वो डिसीजन स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ एल्स इफ। इसके मतलब में कुछ फर्क नहीं है, ये वैसे का वैसे ही है, पर लेकिन फर्क क्या है? ये कंस्ट्रक्ट स्पेशली डिजाइन किया गया ऐसी सिचुएशन में, और वो सिचुएशन क्या है? इफ वी फाउंड ओनली if else, if or if else block in a else block। अगर मुझे if ये if else block ही मिल रहा है else के अंदर, then we can use else। ठीक है, अगर मैं इस चीज को समझाऊं, अगर मैं इस सेल्स को देखूं तो इस सेल्स में सिर्फ इफ एल्स ही आ रहा है, इसके अलावा तो और कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। इस सेल्स के अंदर इफ एल्स ही आ रहा है, तो यानी इस सिचुएशन में मैं क्या यूज कर सकता हूँ? एल्स इफ यूज कर सकता हूँ। उससे कुछ फायदा नहीं होगा, फायदा सिर्फ इतना होगा आपका कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा, थोड़ा पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ है इसी तरीके से ये तो बनना ही था। ठीक, बाकी जो एक्स्ट्रा बनी हुई है डिलीट कर, ठीक है। इसमें बताओ आ गया, तो थोड़ा पढ़ना आसान हो गया पहले से, काम इसने उतना ही करना है, पर लेकिन कैपिटल वाले केसेस भी इन्वॉल्व करने हैं, तो आपको वो कैपिटल वाले केसेस भी डालने पड़ेंगे। तो पर लेकिन ये कैपिटल वाले केसेस अब डालने थोड़े आसान है, क्योंकि ज़्यादा आपको एलसिफ वगैरह लेके नहीं चलना पड़ेगा। यानी अब अगर कैपिटल केसेस भी आए तो वो भी मैंने कंपैरिजन डाल दिया, इट्स वावल इट्स नॉट वावल, इस तरीके से लिखा जी। ये कहाँ चला गया? हाँ, अरे यार ये एल्स भी लगना था सर। अभी बताया नहीं ना, अभी बताया नहीं मैंने। एक्चुअली में नीड तो पता लगे पहले कि एक अलग अलग कंस्ट्रक्ट लाने का रीज़न क्या था, ठीक है, इतना समय है, ठीक है। यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्ट भी हमें मिलता है जिससे काम हो सकता है, क्लियर। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और ऑपरेटर हैं जिनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड है, और है, और नॉट है। अब ये क्या करते हैं, दो कंडीशन एक्सप्रेशन को कंबाइन करके एक कंबाइंड रिजल्ट लेके आते हैं। जैसे मैंने कंडीशन दी a greater than 10, b greater than 10। अगर ये ट्रू दे रहा है और ये ट्रू दे रहा है
यानी अगर बोथ गिव्स ट्रू देन इट विल गिव ट्रू। अगर एक ने फॉल्स दिया और एक ने ट्रू दिया, इट विल गिव फॉल्स। अगर एक ने ट्रू दिया और इसने फॉल्स दिया, देन ऑल्सो इट गिव फॉल्स। अगर बोथ आर फॉल्स, देन डेफिनेटली इट विल फॉल्स। यही सिचुएशन अगर और के ऑपरेटर में होती तो थोड़ा सा रिजल्ट डिफर करता। कैसे? अगर बोथ आर ट्रू, देन डेफिनेटली इट विल बी ट्रू। अगर एक फॉल्स एक ट्रू, देन इट विल गिव ट्रू। अगर एक ट्रू दूसरा फॉल्स, देन अगेन गिव ट्रू। अगर बोथ आर फॉल्स, देन इट विल गिव फॉल्स। और जो नॉट है वो तो कंडीशंस का रिजल्ट उल्टा करता है। अगर ये ट्रू आया तो इट विल गिव्स फॉल्स। अगर ये आया फॉल्स तो इट विल गिव ट्रू। अंडरस्टूड? इसमें बताओ। अब मेरे पास आता है एक इनका बिहेवियर है शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर। शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है? एंड और ओ। अभी शॉर्ट सर्किट क्या है, ये क्या चेक करते हैं? अगर हम एंड का केस देखें, पहली कंडीशन फॉल्स आ जाए तो चाहे अगली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, रिजल्ट क्या रहना है? तो ये कभी भी पहली कंडीशन के फॉल्स आने पे दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करता। मतलब इट नेवर चेक सेकंड कंडीशन, नेवर चेक सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट गिव्स फॉल्स। सेम केस यहां होता है पर वो केस थोड़ा अलग है। अगर ये ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया पहला, तो दूसरा जो मर्जी आ जाए तो भी है, यानी इट नेवर चेक सेकंड इफ फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, तो इस बिहेवियर पे थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन इन ऑपरेटर्स से अगर किया जाता तो थोड़ा सा फर्क पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, व्यू में गए, टूल बॉक्स, और मैं इतने कोड को ड्रैग करके यहां रख लिया कोड। अब अगला प्रोजेक्ट बनाता हूं, तो फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट, C# चूज करनी है, कंसोल एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया लॉजिकल और यहां आके इसके क्लिपबोर्ड से कोड पेस्ट कर दिया। अब इसकी कंडीशन को जो ये लिख रहा है इसको एक ही में कन्वर्ट कर देते हैं। और कौन सा बचा? यू। तो वो सारी जो कंडीशन है अलग अलग लिखी थी लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि सबका पता मुझे दिख रहा था यार मैसेज सेम है। तो आप उस केस में ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो इससे प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो गया, चलाया, रिजल्ट में एज सच कोई फर्क नहीं। क्लियर? इसमें बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैं एक ईयर डालूं और ये बता दे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। चलो देखते हैं। यहां आए, ईयर लिया, console.write एंटर एनी ईयर, एक दूसरा यूज करते हैं इस बार, ये लिया,
चेक किया इफ ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0 होता है तो कंसोल डॉट राइट लाइन इट्स अ लीप ईयर, एल्स इट्स नॉट अ लीप ईयर। चलाया 1200 डालता हूँ लीप ईयर, 2000 डालता हूँ लीप ईयर, अगर मैं डालता हूँ 1900 लीप ईयर, 1987 डालता हूँ नॉट अ लीप ईयर। 1900 को उसने क्या दिखाया? लीप ईयर दिखाया। और जो लीप ईयर होता है उसके फैब्रिक में कितने डेज होते हैं? 29। ठीक है, मैं यहाँ कैलेंडर चेक करता हूँ और 1900 का कैलेंडर देखता हूँ, फैब्रिक में कितने डेज हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। पर मेरा लॉजिक क्या दे रहा है? यानी कि इसका जो लॉजिक हम सोच रहे हैं वो नहीं होता, कुछ और होता है। और लॉजिक क्या है इसका? पहले हम ये चेक करते हैं कि वो जो ईयर है क्या वो सेंचुरी ईयर है या एक नॉर्मल ईयर है। अगर वो सेंचुरी ईयर निकला तो 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर हो गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर एवरी 400 ईयर बाद आता है। समझ नहीं आया सेंचुरी। देखो ना, इसका जो सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी सर पूरी वो 100 साल। 100 ना, जो ईयर 100 से डिवाइड हो गया वो सेंचुरी ईयर है। जैसे 1900, 2100, 2200, ठीक है। तो जो 100 से डिवाइड हो गए, यानी कि जो सेंचुरी ईयर्स हैं उन्हें 400 से डिवाइड करके चेक होता है। हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, उसे 400 से डिवाइड करके पता लगेगा कि वो लीप है कि नहीं है। अगर नॉर्मल है तो 4 से डिवाइड करेंगे जैसे करते हैं, यानी एक चेक और एक्स्ट्रा ऐड होगा। पर इससे एक चीज़ और भी पता लगती है कि हम बड़े लक्की हैं, हमने एक ऐसी सेंचुरी ईयर देखी है जो लीप थी, यानी 2000। अब यानी अगली जनरेशन की नसीब होगी 2400 में। हाँ, 400 साल में 29 होंगे। 28 तो नॉर्मल भी होते हैं, हर फरवरी में मिलते हैं यार। वो तो इस और नहीं होते यार। कुछ एक सालों बाद 30 भी होते हैं? मेरे को याद नहीं आ रहा, 400 साल बाद होते हैं शायद। नहीं यार, 400 साल बाद तो देख लिया एक कैलेंडर 2000 वाला, एक तो देख लियो। चलो मैं क्या करता हूँ, अपने लॉजिक को सेट करने के लिए पहले डिवाइड करके देखता हूँ 100 से। अगर 100 से हो गया डिवाइड, ठीक, तो उसे डिवाइड करके देखूंगा 400 से। अगर नहीं हुआ डिवाइड तो एल्स में 4 से डिवाइड करके देखूंगा। क्लियर? चला कर देखा, 1900 डाला, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब ये जो लॉजिक लगाया है ना, इसको और छोटा किया जा सकता है। और छोटा करने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर। कैसे? मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0 और ईयर मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0। अगर ये आ जाए तो मैसेज आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन इट्स लीप ईयर, एल्स आ जाए इट्स नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट सही भी दे रहा है कि ऐसे ही लगा दिया। 1900 देते हैं, लॉजिक सही है। चल दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, सही है। 1996 डालते हैं, सही है, सही है। लिखने का ढंग है, लॉजिक तो देखो तुम ही नहीं सोचने हैं, पर मैं बता रहा हूँ
कुछ जगहों पे आप इस बिहेवियर को यूज करके अपने कोड को कॉम्पैक्ट कर सकते हो। जैसे पहले मुझे इतनी लाइनें लिखनी पड़ी, इससे ये काम इतने में कवर अप भी हो जाता है। बाकी तो खेल है लॉजिकली लगाने का। फिर यहाँ से क्या वो आएगा देखो, एक बार वैल्यू डाल के देख, क्या डालें? लेट अस सपोज 1900 डाल दिया, 1900 को 100 से डिवाइड किया, क्या बना? ट्रू बना या फॉल्स बना? ट्रू बना, कंडीशन देखो, तो फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन ध्यान से देख बच्चे, नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो कंडीशन क्या बनी? पता नहीं, ओहो, इससे डिवाइड कर क्या आएगा? ईयर मान ले 1900 है, 1900 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0, क्योंकि देख रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 ही बचेगा, क्योंकि डिवाइड कर गया। 0 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हुआ इसका? ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स। आगे क्या है? एंड है। एंड क्या बोलता है? पहली कंडीशन फॉल्स तो दूसरी चेक ही नहीं करूंगा, चेक नहीं करना, ठीक है, फॉल्स हो गया। ठीक है। तो ये पूरा रिजल्ट क्या बन गया? ये फॉल्स, फॉल्स। उसके साथ पूरे रिजल्ट किससे कंबाइन है? और के साथ। तो उसका मतलब अगर कंडीशन पहली फॉल्स हुई, दूसरी पे तो जाएगा ही, फिर 400 से डिवाइड करेगा। 1900 400 से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ भी फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स और में आया तो क्या बना? फॉल्स। तो आंसर आ गया इट्स नॉट अ लीप ईयर। वैल्यूज डाल, चेक कर, पता लग जाएगा कैसे चल रहा है। और ये इस पैरेंथेसिस से इंपैक्ट पड़ रहा है। ये एक कंप्लीट रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ कंबाइन होता है। क्लियर ये? ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं। यानी अब ये क्वेश्चन में तुम कुछ भी लगा सकते हो, जो जो मैंने बता दिया। तो लॉजिकल भी लगा लो तब भी चलेगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक और कॉन्स्ट्रक्ट है, स्विच केस। पर बात आती है स्विच केस यूज कब होगा। स्विच केस को यूज करने की दो बेसिक एरियाज हैं या क्राइटेरिया हैं जहां पे यूज किया जा सकता है। पहला क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि 3 कंडीशन मीट करनी चाहिए। अगर वो कंडीशन मीट कर गई तो आप इसे यूज कर सकते हो। पहली कंडीशन क्या है? देयर आर मल्टीपल कंपैरिजन, मतलब आपके मल्टीपल कंपैरिजन होने चाहिए। मतलब नॉर्मली स्विच केस एक इफ एल्स की रिप्लेसमेंट है, यानी आप किसी प्रोग्राम में इफ एल्स बना रहे हो, आप उसको रिप्लेस करके स्विच केस लगा सकते हो। पर अब हम ये चेकआउट करना चाहते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ऐसा कर सकते हैं। तो जहां पे मल्टीपल कंपैरिजन मिले, ठीक। सेकंड, ऑल कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, और जो वो कंपैरिजन दिख रहे हैं वो सारे किसके होने चाहिए? इक्वालिटी के, यानी इक्वल टू वाला कंपैरिजन हो रहा हो। थर्ड, ऑल कंपैरिजन ऑन सेम वेरिएबल, यानी एक ही वेरिएबल पे हो रहे हो। तो कहने का मतलब अगर ये 3 चीजें किसी प्रोग्राम में तुम्हें इफ एल्स में दिखी हुई मिल गई तो वहां तुम स्विच केस यूज कर सकते हो। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें ऐसा हो रहा हो। वोवल वाला, एक ही वेरिएबल को CH को पहले A से किया, फिर E से, I से, O से, U से, देन इक्वालिटी से, इस तरीके से। तो इसका सिंटैक्स क्या है होता है? आप स्विच लो, वेरिएबल का नाम डालो, उसके बाद केसेस बना दो। जितने मर्जी केसेस ना दो, एक डिफॉल्ट केस होगा अगर कुछ भी मैच ना हुआ तो वैसे ही मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। CH ये लिया, लिखा स्विच, CH में लिखा केस, A लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन,
इट्स वोवल, ठीक। उसका ब्रेक इसलिए कि इस केस को सेटिस्फाई करते ही ये यहाँ से बाहर निकल जाए, यानी ब्रेक आपको फोर्सली बाहर निकलने के लिए यूज होता है। जितने केसेस बनाने उतने केसेस बिल्ड कर लो। ई ये ले ली। यहाँ लास्ट केस बनाया डिफॉल्ट, यानी अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो राइट लाइन नॉट अबाउट। ये बना दिया, और यहाँ ब्रेक लगाना कंपल्शन होती है, बिना ब्रेक के काम नहीं चलता सब में, ठीक है। ये चलाया, दिया, सही चल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं, पर लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप बहुत सारे केसेस का एक एक्शन बना सकते हो। मींस अभी क्या रहा है, हर केस का अलग एक्शन हो रहा है। आप क्या करो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इस चीज़ मतलब अब इन सभी केसेस के एक ही एक्शन लिखना पड़ा, तो ये एक्शन यहाँ किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। चलाया, चल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर सिंटेक्स में। तो स्विच केस भी अगर आपको किसी प्रोग्राम में यूज करना पड़ जाए तो आप यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हो उसे, वो जो कंपैरिजन है ना मंथ वाला 1, 3, 5 वो वाला कंपैरिजन करने में आप कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अब स्विच केस की एक और पावर है यहाँ पे। स्विच केस अब वो स्विच केस नहीं रहा जो पहले था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। क्या ये डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप पे भी काम कर सकते हैं? नॉर्मली स्ट्रिंग डेटा टाइप पे काम पहले नहीं करते थे, पर अब ये डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आया, मैं लिया स्विच पावर, मैंने क्या लिया, एक फ्लोट वेरिएबल लिया। इतने याद रखना, फ्लोट पे ये पहले काम नहीं किया करते थे, तो अब चेक करते हैं स्विच अब फ्लोट पे काम करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, स्विच कभी भी इस पे काम नहीं करता, ठीक है। तो याद रखना, यूज करके कोई फायदा नहीं। यानी स्विच ने फ्लोटिंग टाइप या डबल टाइप वेरिएबल से काम नहीं करना, तो यूज नहीं करना हमने। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ नेम, और यहाँ ले लेता हूँ कंसोल डॉट राइट एंटर योर नेम, और यहाँ लिया स्विच, सीधा नेम पास किया। अगर केस होता है राम का तो मैसेज आ जाए, और एक केस हो जाए शाम का तो लिखा है वैलिड यूजर। डिफॉल्ट लिखा है जे ये लिखा। अब चलाते हैं, मैं राम डाला वैलिड यूजर, शाम डाला इनवैलिड यूजर। याद रखना केस सेंसिटिव है, मतलब इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसमें बताओ, यानी स्विच केस ये भी हैंडल कर देता है, पर मैंने बोला था स्विच केस दो क्राइटेरिया में यूज होता है। तुम्हें तो सिर्फ एक क्राइटेरिया बताया। दूसरा क्राइटेरिया है अगर आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना हो, तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए स्विच केस यूज होता है। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम यूजर से पूछते हैं कि वो क्या करवाना चाहता है। अभी तक जो प्रोग्राम बन रहे हैं ना, उसमें हम एक काम देते हैं, मजबूरी में यूजर को वही काम करना पड़ता है। पर कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमें
यूजर से चॉइस मांगनी पड़ती है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेनू ड्रिवन बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं मेनू ड्रिवन। यहाँ मैंने लिया एक इंटीजर n1 n2 और चॉइस लिया, कंसोल डॉट राइट लिखा, एंटर, फर्स्ट नंबर n1 इज इक्वल टू इन डॉट पार्स, ये सेकेंड ले लिया, ठीक। यहाँ मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मैं थोड़ी डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैंने ऐसे डैश डैश लगा दी, कुछ नहीं, इन्होंने एज इट इज आ जाना है, तो थोड़ी लुक बन जाएगी इससे। अवेलेबल ऑपरेशंस आर press 1 for addition, three, यहाँ ले लिया subtraction, addition, यहाँ लिखा एंटर, your choice, ये ले स्विच लिया, चॉइस डाला, केस 1, केस 2, केस 3, डिफ़ॉल्ट में तो मैसेज आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन, इनवैलिड चॉइस, क्या कह रहे? हाँ, यहाँ तो लगाना पड़ता है। ठीक, अगर केस 1 होता है, केस 3 होता है तो ये क्या करे, आंसर के अंदर n1 मल्टीप्लाई बाई n2 कर दे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ब्रेक शो कर दे। जब 2 हो तो प्रोडक्ट की जगह क्या कर दे, डिफरेंस, और जब 1 हो तो प्लस कर दे। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाएं, नंबर डालें, कुछ ज़्यादा डैशेस हो गए तो भी थोड़ा कम कर देते हैं डैशेस। दोबारा चलाएं, ठीक, मैं डाला एडिशन दिखा दे, सम ऑफ 2 नंबर ज़्यादा दिखा दे, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी स्विच केस का यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम को हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। इसमें बताओ, ठीक है। आज इतना ही करना।